एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम CUET 2023 जिसके अंडर आपके DU, JNU, BHU एंड BBA यूनिवर्सिटी कवर्ड है। इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम JNU के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 2021 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने JNU के जो 2021 के क्वेश्चंस है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। हर एक ऑप्शंस को, इनकरेक्ट ऑप्शंस को, करेक्ट ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। जिस भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पेपर 1 होता है जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होगा, जिसमें आपको 50 MCQs पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, जिसको आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो फॉर योर पेपर 1 जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होगा, चाहे आप किस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। एंड पेपर 2 इज फॉर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि अगर आप बेसिकली NTA के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर हमें कांटेक्ट करना है, जैसे कि आप नंबर देख सकते हो, एज वेल एज आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर वहां से भी हमारे स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे कोर्स में हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं, यानी आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा अगर आप हमारे कोर्स से स्टडी करते हो। तो ये हमारा गारंटीड कोर्स है जिसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर वहां से भी स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं। हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे। देन मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 40 MCQs है, उस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में 400 MCQs यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देन नेक्स्ट नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे में हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट्स है, अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू उसको रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे, जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को, उन वर्ड्स पर फोकस कर सको। देन उसके बाद PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करा है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs भी यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। तो सारा कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है, इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। ऐप पर हमारा प्रॉपरली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा। आपके पास एक्सेस होगा, आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो। आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा। तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर, तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, MCQs प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन, मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या होते हैं। सो रिमेंबर, मीन, मीडियन एंड मोड आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है।
तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड का यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, एंड देन उसके बाद हम ये तीनों भी टर्म्स देखेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो टर्म होता है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की टिपिकल और यू कैन से मिडल और सेंट्रल वैल्यू को बताती है। अब मान लो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपने कुछ डेटा कलेक्ट करा और आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। तो आपका जो डेटा है आपने कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, आपने कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी वर्ड से आपका वर्ड बना है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपके पास डेटा है, आपने उस डेटा को कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट करा और इस डेटा में जो मिडिल और जो सेंट्रल वैल्यू होंगी ये हो जाएगी आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी टर्म्स का यूज करते हैं। अब मीन क्या होता है? मीन जिसको हम ये भी कहते हैं कि एवरेज वैल्यू। अब मान लो मेरे पास कोई 3 वैल्यूज है x1, x2 एंड x3। अब मुझे इन वैल्यूज का मीन निकाला है, तो मैं कैसे निकालूंगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों भी वैल्यूज को ऐड कर और जितने वैल्यूज है उससे मैं डिवाइड कर दूंगी। सो ये मेरी हो जाएगी मीन। अब मीडियन क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू। अब जैसे मेरे पास ये डेटा था x1 प्लस x2 प्लस x3, इस डेटा में मेरी मिडिल वैल्यू हो जाएंगी x2। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ तो मैं सेकंड नंबर पर जो वैल्यू आती है वो x2 आती है, और राइट साइड से भी जो मैं वैल्यू देखूंगी सेकंड नंबर पर मेरा x2 आएगा। तो इस डेटा में मेरी जो मिडिल वैल्यू होंगी वो होंगी x2। मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की मिडिल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। एंड मोड क्या होता है? आपके डेटा में एक ऐसी वैल्यू और एक ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है x1 प्लस x1 x2 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 x3 x4। अब ये मेरे पास जो डेटा है इसमें एक ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? x2 x2 एंड x2, ये मेरी 3 बार ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इस केस में मेरी जो मोड की वैल्यू हो जाएंगी वो हो जाएगी x2। तो मीन, मीडियन एंड मोड को मेजर करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। सो मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, any numerical value calculated from sample data is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप सैंपल के डेटा से कैलकुलेट करते हो, सो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप सैंपल से कलेक्ट करते हो और कैलकुलेट करते हो सैंपल्स के डेटा से, उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होती है? स्टैटिस्टिक में यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो सैंपल्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपने सैंपल का हाइट मेजर किया, वेट मेजर किया, सो उसमें सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। एरर क्या होता है? कोई मिस्टेक, आपके डेटा में कोई मिस्टेक हो उसे हम कहते हैं एरर। सो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी बायस, यहाँ पर बायस मतलब झुकाव, यहाँ पर कोई झुकाव की बात नहीं हो रही है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन मतलब एवरेज, यहाँ पर कोई एवरेज की वैल्यू नहीं हो रही है यहाँ पर, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी हो रही है जिसको आप सैंपल्स के डेटा को आप कैलकुलेट करते हो, सो वो होता है आपका स्टैटिस्टिक, ना कि मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज अ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च कौन से रिसर्च को हम कहते हैं। सो रिमेंबर, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। अब फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है? जैसे नेम में ही मीनिंग है फेनोमेना। ऐसी रिसर्च किसी फेनोमेना को बताती है, किसी फेनोमेना को अंडरस्टैंड करती है। अब इस रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फेनोमेना को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है कि एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनमें रिसर्चर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके थ्रू किसी फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो रिसर्चर ने, और जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में रिसर्चर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाकर उस पर्टिकुलर फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और उनके जो भी लोग होंगे, जो भी ग्रुप में पीपल होंगे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे। अब मान लो यहाँ पर इंटरव्यू कराया गया कैंसर पेशेंट का, ऐसे लोग जो कैंसर, जिनको कैंसर डिसीज हुई है, ओके, जो कैंसर से सफर कर रहे हैं। सो रिसर्चर यहाँ पर क्या पूछेंगे उनसे
कि ड्यूरिंग कैंसर डिसीज आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही थी, आपका बिहेवियर क्या था उस टाइम पर, आपको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे थे। तो ये सारी चीजें उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ओके, जिन जिन लोगों को कैंसर डिसीज हुई थी, जो जो कैंसर से सफर कर रहे थे, उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन करेंगे, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, उस फेनोमेना को अंडरस्टैंड करेंगे। सो किसी भी फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें इंटरव्यूज कंडक्ट करवाया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल से उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी फेनोमेना को अंडरस्टैंड करा जाता है। सो वो रिसर्च होती है आपकी फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, और फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च तो नहीं होंगी, बिकॉज यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है, लोगों से उनका रिस्पॉन्स लिया जा रहा है, और यहाँ पर जो डेटा मिल रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और टेक्स्ट। सो वर्ड्स और टेक्स्ट आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में जो आपका डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, ना कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ट्रेंड रिसर्च। यहाँ पर फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में किसी ट्रेंड कोई ट्रेंड को नहीं बताया जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, आप उसको डिस्क्राइब करते हो। लेकिन आपके फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी आपको नॉलेज मिलती है, वो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है ऑफ एन इवेंट, सिचुएशन और एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, setting quotas for hard to reach respondents is one way to minimize dash bias। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर पहले ही कोटास को सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट। हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट मतलब ऐसे रिस्पोंडेंट जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमम कर देते, मिनिमाइज कर देते, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये बहुत इजी टू अवेलेबल नहीं है, इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा फिक्स कर लेंगे। मतलब मान लो रिसर्चर के पास 100 सर्वेस के पेपर्स है। सो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा सिलेक्ट कर लेंगे कि ऐसे लोग जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उस केस में रिसर्चर करेंगे ऐसे लोग जो हार्ड टू रीच है, जो मुश्किल से, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उनको मैं सिर्फ 10% लोगों को, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा। और जो बाकी रिमेनिंग 90% लोग हैं, वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा जो इजी टू अवेलेबल है, जिन तक पहुंचना बहुत इजी है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में रिसर्चर का क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं रिसर्चर, उनका रेशियो ही कम कर दे रहे हैं। इस केस में उनको बस 10% ही ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हार्ड टू रीच है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलेंगे ये लोग, तो ये जाहिर सी बात है कि इनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, ऐसे रिस्पोंडेंट जिनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स। इस केस में रिसर्चर नॉन रिस्पॉन्स बायस को मिनिमाइज कर दे रहे, उनको कम कर दे रहे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन रिस्पॉन्स बायस। नेक्स्ट, the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, सो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी
बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, कि उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, a sampling plan in which a heterogeneous population is divided into groups and simple random samples from the groups are selected as। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है सैम्पलिंग की, और हमें फाइंड आउट करना है ये कौन सी सैम्पलिंग की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में आपको बता रहा है कि एक पॉपुलेशन है जो कि हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है वो हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है। हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो और उस ग्रुप में से आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर ले रहे हो। सो ये आपकी सैम्पलिंग हो जाएगी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपके पास जो पॉपुलेशन है ये एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इसलिए है बिकॉज इसमें मेल है, फीमेल्स है, चिल्ड्रन है, मेन है, वीमेन है एंड चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग से, सारे जेंडर के लोग हैं। सो ये आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो गई। सो रिसर्चर ने क्या कहा, इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड कर लिया, मेन को एक जगह रख लिया, एक ग्रुप में मेन रख लिया, एक ग्रुप में वीमेन आ गई और एक ग्रुप में चिल्ड्रंस। सो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। देन रिसर्चर उसके बाद क्या करेंगे, इन ग्रुप्स में से रैंडमली किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे और वो उनका सैंपल बन जाएंगे। सो इस पर इन लोगों पर रिसर्च अपनी रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो ये हो जाती है आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की। देन ऑप्शन बी आपको गिवन है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप कुछ इंटरवल डिसाइड कर लेते हो और उस इंटरवल पर अपने सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन डेफिनेशन में आपको ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो याद रखिएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप कब यूज करेंगे, जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन गिवन है यहाँ पर, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होते हैं, इसमें भी आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो होमोजीनियस होंगी और आप एज इट इज ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं और ग्रुप में से क्लस्टर को पूरा एज इट इज रैंडमली उस क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं होगा, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आप होमोजेनियस पॉपुलेशन सिलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की। नेक्स्ट, a sample size n is selected at random from a large population as n increases, which of the following statements is true। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि सैंपल का साइज है जो कि n है, एक लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। अब इस केस में हमें ये गिवन है कि आपका जो सैंपल का साइज है जो n है उसको इंक्रीज कर लिया।
सो उस केस में कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 पॉपुलेशन है। 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल है, जो कि n है। आपके सैंपल की साइज इस केस में क्या है, n है। तो आपने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप सैंपल का साइज इंक्रीज कर रहे हो तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, हम देखते हैं। अगर आप सैंपल का साइज अगर इंक्रीज करते हो तो आपकी पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए आपको क्या गिवन है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन डिक्रीजेस। आप कितना भी सैंपल लो आपकी पॉपुलेशन को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। आप क्योंकि सैंपल पर आप रिसर्च करते हो, आप सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो, ना कि पूरी पॉपुलेशन पर। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी आपको गिवन है, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इंक्रीजेस। अगेन जैसे मैंने कहा आपको, क्योंकि हम सैंपल पर रिसर्च सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हैं, पॉपुलेशन पर नहीं। तो पॉपुलेशन का यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रह गई बात आपके ऑप्शन बी और सी की। तो ऑप्शन बी और सी बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ऑप्शन बी आपको बता रहा है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज डिक्रीजेस, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल मीन रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पर बता रहा है कि अगर जितना ज्यादा पॉपुलेशन लोगे उतना ज्यादा आपका जो सैंपल का मीन है वो डिक्रीज होगा। मतलब जैसे अगर आपने ज्यादा पॉपुलेशन ले लिया, सॉरी ज्यादा सैंपल लिया पॉपुलेशन में से, और आपका जो रिजल्ट आ रहा है सेम पॉपुलेशन की तरह आएगा, मतलब आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा आपका डेटा, मतलब यहाँ पर एरर बहुत कम आएगा आपको, क्योंकि आपका जो सैंपल का साइज है बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा, सॉरी उतना कम आपका एरर होगा। और उतना कम एरर होता है तो आपका मीन का डिफरेंस भी, आपका जो मीन का डिफरेंस होगा, मतलब पॉपुलेशन का जो मीन होगा और जो सैंपल का मीन होगा, इनमें बहुत कम डिफरेंस होगा, ज्यादा एरर नहीं होंगे। इसलिए आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल का जो मीन होगा आपका वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल मीन डिक्रीज। ओके, क्योंकि अनचेंज नहीं होगा, क्योंकि हम सैंपल पर स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली अगर सैंपल पर आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस तो दिखेगा है ना। अगर आप सैंपल पर स्टडी कर रहे हो तो आपको सैंपल पर चेंजेस कैसे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस इन रिसर्च मीन्स। तो यहाँ पर हमें बेसिकली हाइपोथेसिस का मीनिंग पूछा जा रहा है। रिसर्च में हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है हाइपोथेसिस क्या होता है रिसर्च में, हमने काफी बार पढ़ते आ रहा है, बहुत सिंपल है। हाइपोथेसिस होता है रिसर्चर के गेसेस, ठीक है, रिसर्चर के गेसेस, रिसर्चर के अजम्पशंस। रिसर्चर कुछ समय के लिए मान लेते, कुछ टाइम के लिए मान लेते कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसी को ट्रू मानकर अपने रिसर्च में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन ई में आपको करेक्ट डेफिनेशन दी गई, इंटेलेक्चुअल गेस टेम्पररी एक्सेप्टेड एज ट्रू। ठीक है, तो इस सेंटेंस का बहुत सिंपल वे में आपको मीनिंग समझा दो। इंटेलेक्चुअल गेस यानी आप उस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, आप उस फेनोमेना को आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपने उसको अंडरस्टैंड करा, आपने कुछ कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करके ही गेस करा। आपने ऐसा नहीं आपको कोई आकर बोल रहा है कि ये फेनोमेना इस तरीके से वर्क करता है, आपने उनके बेसिस पर नहीं, आपको जो लग रहा है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक सोच समझ कर, ठीक है, डिसीजन लेना, गेस करना। टेम्परली एक्सेप्टेड यानी कुछ समय के लिए रिसर्चर उस गेस को ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए इस जो भी गेस रिसर्चर के होते हैं वो कुछ समय के लिए वो ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेम्परली वर्ड यूज करा गया, परमानेंटली नहीं। ठीक है, यानी कुछ समय के लिए उसे ट्रू मानते हैं, फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट को और उस गेस को रिसर्च अपने रिसर्च में डिफरेंट मेथड्स यूज कर टेस्ट करते हैं। अगर वो रिसर्चर का गेस ट्रू हो गया तो वो रिसर्च एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर फॉल्स हो गया तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है, जो करेक्ट मीनिंग है, ये आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, और जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी हियर इज इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आपने क्या करा, मैंने जिस हिसाब से कहा, आपको किसी भी और की इंफॉर्मेशन नहीं, आप किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हो और फिर आप आपकी हाइपोथेसिस डिसाइड कर रहे हो, फिर आप गेस कर रहे हो, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी,
आंसर टू द क्वेश्चंस, नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना ये हाइपोथेसिस नहीं होता है। सो हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन डी इज रिसर्च प्रोसीडिंग, नहीं, रिसर्च को आप प्रोसीड नहीं करें, रिसर्च को आगे बढ़ाना ये हाइपोथेसिस नहीं होता है, बल्कि हाइपोथेसिस गेसेस होते हैं। रिसर्चर के टेम्परेली रिसर्चर उससे ट्रू मानकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च प्रोसीडिंग भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेलेक्चुअल गेस टेम्पररी एक्सेप्टेड एज ट्रू। ओके, नेक्स्ट। Dash research focuses on establishing causal relationships with controls among variables, independent moderator and dependent is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इसे कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अब ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है स्मोकिंग का कैसा इफेक्ट हो रहा है, कैसा इफेक्ट हो रहा है लंग्स पर। क्या स्मोकिंग ज्यादा करने से लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, जो पर्सन स्मोकिंग कम करते हैं तो उनके लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है। सो आप जैसे देख रहे हो स्मोकिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर स्मोकिंग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और हम लंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो रिमेंबर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हो और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हो। सो देन रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देखेंगे जो इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है एक्सपोज्ड फैक्टो। एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च जो होती है वो आपकी कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है, उसके बाद आप उस प्रॉपर उस एक्सीडेंट पर और उस इंसिडेंट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड फैक्टो। एक्सपोज्ड फैक्टो में आप कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कॉज ऑन इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स, आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे आप सर्वेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following sampling methods do the respondents themselves play a major role in the selection of sample। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक होती है और ऐसा कौन सा सैम्पलिंग मेथड होता है जिसमें रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने में। सो वो आपकी सैम्पलिंग मेथड होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबको ये याद रखना है स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको ये बताना चाहिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग होती क्या है। अब स्नोबॉल सैम्पलिंग के लिए आपको इस डायग्राम को याद रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रिसर्चर है, रिसर्चर को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितनी परसेंट वुमेन ड्रिंक करती है, कितनी परसेंट वुमेन अल्कोहल लेती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, पहले एक रिसर्चर को एक वुमेन मिल जाएंगी और मान लो एक और मिल गई रिसर्चर को वुमेन जो अल्कोहल लेती है। सब क्या करेंगे, रिसर्चर इनको कहेंगे कि तुम जाओ और लोगों को कलेक्ट करके लाओ और वुमेन को कलेक्ट करके लाओ जो अल्कोहल लेती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो रिस्पोंडेंट है ये खुद पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे और ऐसे वीमेन को सिलेक्ट करेंगे जो अल्कोहल लेती है। अगेन ये भी जो रिसर्चर का रिस्पोंडेंट है ये भी क्या करेगा, कोई ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, ऐसी वीमेन को सिलेक्ट कर लाएगा जो अल्कोहल लेती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिस्पोंडेंट ही खुद और सैंपल को सिलेक्ट लेकर आते हैं। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है, रिस्पोंडेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। अब रही बात स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसको स्नोबॉल क्यों कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आपने जब देखा होगा कि अगर कोई हाई पॉइंट से
बर्फ का कोई बर्फ है जो हाई पॉइंट से गिर रही है। ओके, सो ये बर्फ का जो राउंड है अगर वो हाई पॉइंट से गिरती है सो ये बड़ा होकर ये और अपने साथ और बर्फ जमा होकर लेकर आता है। सो एक चैन बनाता है और जैसा देख रहे हो ये छोटा बॉल था और ये नीचे आते आते एक बड़ा बॉल बन गया। उसी तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पर्सन होता है, एक ही पर्सन आता है, फिर उसके थ्रू और पर्सन आते हैं, इसलिए इस सैम्पलिंग को कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ज्यादातर रेस्पोंडेंट का मेजर रोल होता है सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्च अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर, रिसर्चर को लगता है कि मुझे इस पर्सन से सैंपल मिल सकता है, तो रिसर्चर उसमें अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिस्पोंडेंट का ज्यादा मेजर रोल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है, जिसमें रिसर्चर के पास एक पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन को रिसर्चर ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, देन ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के बाद रैंडमली उस ग्रुप को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं और वो उनका सैंपल बन जाती है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है, जिसमें रिसर्चर अपने पर्पस के, उनके जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो पर्पसिव सैम्पलिंग में भी रिस्पोंडेंट का मेजर रोल नहीं होता है सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.